ओके गाइस, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अदर्स का मतलब क्या है बच्चों? पहले हम लोगों ने क्या किया था, इंसुलिन के बारे में यूज किया गया, बात की थी। देखो अदर का मतलब क्या आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों को बोलता हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर हम लोग मोस्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे, दीज आर यूज्ड इन टाइप 2 डीएम, दीज आर यूज्ड इन टाइप 2 डीएम। या आप लोग याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इसी में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, देखो बच्चों क्या होगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की कंडीशन में। यहां पर दो के बारे में हम लोग मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। कितने के बारे में पढ़ते हैं? दो के बारे में। पहला हम लोग पढ़ते हैं बेगुइनाइड्स, बेगुइनाइड्स, और दूसरा आता है बच्चों सल्फोनाइल यूरिएज, सल्फोनाइल यूरिएज मेडिसिन, या फिर सल्फोनाइल यूरिया मेडिकेशन भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर बोल सकते हो। देखो कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं अब यहाँ पर। क्या मैं पहले इसको क्या बोल सकता हूं, हमने किस कैटेगरी पे चेंज किया है बच्चों इसको, बेगुइनाइड्स को? ऐसे पेशेंट्स जिनका वेट कैसा हो, जो कैसे पेशेंट होते हैं, ओबीज, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, बेगुइनाइड्स यूज करेंगे। सल्फोनाइल यूरिएज में हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज कर कौन से पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं? जहां पर बॉडी वेट क्या हो बच्चों, लेस हो, या बॉडी वेट क्या हो उनका कम हो, उस कैटेगरी में हम लोग इनको यूज करते हैं। बेगुइनाइड्स यहाँ पर क्या आता है, हमारा मेन नाम आता है मेटफॉर्मिन। कौन सा आता है बच्चों? मेटफॉर्मिन यहाँ पर आती है मेडिसिन। बेगुइनाइड्स क्या करते हैं, इन डिक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज इंसुलिन का जो रिसेप्टर का रेजिस्टेंस था वो क्या कर देते हैं, उनको कम कर देते हैं। डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, जो इंसुलिन रिसेप्टर थे उनके रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे बच्चों, ये कम कर देंगे, ठीक है। और जो सल्फोनाइल यूरिएज होता है बच्चों, ये कैसा होता है, इंसुलिन सिक्रीटोगोगस, सिक्रीटोगोगस मतलब क्या करें, सिक्रीटोगोगस का मतलब क्या है, लास्ट में अगर आप लोगों को कहीं पर वर्ड लिखा मिले गोगस, मतलब क्या करेगा, वो बढ़ाने का काम करता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, इंसुलिन सिक्रीटोगोगस मतलब इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करता है, वो इंप्रूव करने का काम करता है। कौन? सल्फोनाइल यूरिएज। बॉडी वेट जिसका कम होगा सल्फोनाइल यूरिएज दे दो, जिसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है वहां पर आप लोग क्या दे सकते हो, उस पेशेंट को मेटफॉर्मिन आप लोग विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी डाउट आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो। कौन सी टैबलेट दे सकते हो बच्चों? मेटफॉर्मिन आप लोग वहां पर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, ये जो मेटफॉर्मिन है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, एक तो कहां पर यूज किया इसको हम लोगों ने, DM2 में तो यूज किया ही किया है। दूसरा कहां पर यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्री पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। कहां पर यूज करेंगे बच्चों? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसको यूज करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट में। कहां पर यूज करेंगे बच्चों? हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं। एक कंडीशन और आती है यहां पर, इंटर कैरोटिड सिस्टमिक इंफेक्शन, इंटर कैरोटिड सिस्टमिक इंफेक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? देखो सिस्टमिक कैरोटिड आर्टरी,
इंटर कैरोटिड सिस्टमिक इन्फेक्शन यहाँ पर, या इस्चीमिया भी हम लोग बोल सकते हैं। जो एमआई होती है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा। जो देखो दो तरह की कंडीशन होती है, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, एक एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? वहां पर आर्टरी हार्ड हो जाती है, कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से वहां पर आर्टरी क्या हो जाएगी? बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, जिसको अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? यहाँ पर फैट लिपिड जो होते हैं वो फॉर्मी सेल्स के रूप में मैक्रोफेजेस के साथ में मिलकर के क्या होते हैं? वहां पर थप्पा जमा करके बैठ जाते हैं, थक्के बनाने स्टार्ट कर जाते हैं वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में। तो ये क्या करता है? मेटफॉर्मिन लिपिड का ब्रेक डाउन करवाता है। लिपिड का ब्रेक डाउन करवाएगा तो इसमें क्या कर सकती है? ये हेल्पफुल हो सकती है। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वहां पर भी क्या हो सकता है? ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वहां पर शुगर के लेवल को क्या करेगा? ये कम करेगा। आप लोगों को डिस्प्ले क्लियर आ रही है? ये क्लियर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है? इसका मेन काम क्या है? रेजिस्टेंस जो इंसुलिन रिसेप्टर का, उसको क्या करेगा बच्चों? ये बिल्कुल कम करने का काम करता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं आप लोगों को, जो मेटफॉर्मिन है बच्चों वो क्या करती है? it does not causes या it does not cause low blood sugar, या मैं क्या बोल सकता हूं? यह हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती। क्यों नहीं करती बच्चों? मैंने यहां पर आप लोगों को बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को क्या करेगी? जो हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर का जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो रहा था? यहां पर बढ़ा हुआ था, जिसको हमें क्या करना है? कम करना है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को लीड नहीं करेगी, बस क्या कर सकती है? वहां पर उसके लेवल को नॉर्मल कर सकती है, ब्लड शुगर के लेवल को। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, या क्या बोल सकता हूं? इट इज यूज्ड इन ओबीज पेशेंट, मोटे लोगों में इसको क्या किया जाता है? मोस्टली यूज किया जाता है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करता हूं बच्चों। सबसे पहले आते हैं छाती में जलन होना, हार्ट बर्न। क्या हो सकता है? हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक रीजन इरिटेशन, एपिगैस्ट्रिक रीजन इरिटेशन हो सकती है। नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, मोस्टली कहां पर? लेसर जॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट और जैसे रिस्ट जॉइंट, ये दो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर देख सकते हैं। एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? वहां पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ये जॉइंट पेन होता है। क्यों होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करवाती है मेटफॉर्मिन? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवाती है बच्चों। इसलिए बोल दिया जाता है अगर कोई सर्जरी वगैरह होनी हो, या किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होनी हो, सीएबीजी वगैरह होना हो, वहां पर अगर कोई पेशेंट को मेटफॉर्मिन मिलता है तो मेटफॉर्मिन क्या कर देना? आप लोगों को स्टॉप कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी लैक्टिक एसिड करती है। और वहां पर जब कुछ इंसिजन वगैरह जब वहां पर करते हैं, या रेडियल आर्टरी में कैथेटर को, कार्डियक कैथेटर को जब डाला जाता है, तो वहां पर क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन ओरिजिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब मसल वगैरह, टिश्यू वगैरह थोड़े बहुत डैमेज होते हैं, तो वहां पर एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक रीजन इरिटेशन, नोजिया वॉमिटिंग, जॉइंट पेन। नेक्स्ट क्या आता है? वहां पर डायरिया हो सकता है, डायरिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सीवियर वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस। नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों? कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकता है वहां पर?
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि मेटफॉर्मिन आप लोग कहाँ पर नहीं दोगे, तो प्लीज यहाँ से आप लोग नोट आउट करना कि क्यों नहीं देंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर किसी को हो, क्या हो बच्चों वहां पर, क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर वहां पर है, तो देखो यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का लेवल जो हार्मोन लेवल है वो कम होगा, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वहां पर कम होगा। जब आरबीसीज का फॉर्मेशन कम होगा तो वहां पर क्या होगा बच्चों, अब आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा, कम। और हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आरबीसीज की कम हो जाएगी। जैसे ही आरबीसीज की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, वहां पर क्या होगा, एनारोबिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से आप लोगों ने क्या दे दिया, मेटफॉर्मिन दिया, जो क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के चक्कर में लैक्टिक एसिड का क्या करती थी, वो बहुत ज्यादा सिक्रीशन वहां पर करना स्टार्ट कर देती थी। जहां पर कितने एटीपी बनते थे, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी वहां पर बन रहे थे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज में हम लोग इसको ज्यादातर नहीं देंगे। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया था 2020 में, जो इसी साल जो एग्जाम हुआ था। वहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी को इफ पेशेंट is having hypoglycemia with decreased RBC count, अब आरबीसी काउंट कम है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है बच्चों, कम। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। अब आप लोग देखो, अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है और आरबीसी काउंट कम है, विच मेडिकेशन शुड नॉट बी गिवन, विच ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एंटीजन शुड नॉट बी गिवन, कौन सा ऐसा एजेंट है जो नहीं देना चाहिए। आप लोगों को अगर ऑप्शन में आता है नाइट्राग्लिप्टिन, ये ऑप्शन में दिए हुए थे, नाइट्राग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, और उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ था यहां पर सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया इन्होंने डायरेक्ट कैटेगरी यहां पर रख दी थी, लेकिन सल्फोनाइल यूरिया में ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्रामाइड और ग्लिपडेग्रोल, क्लोपिडोग्रिल नहीं, ग्लिपडेग्रोल, यहां पर इतनी मेडिसिन इसमें आती हैं। ये जब 4 ऑप्शन दिए गए थे तो इसका आंसर क्या आता है, मेटफॉर्मिन। मैंने अभी बोला हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेकिन बहुत कम कोज करता है हाइपोग्लाइसीमिया मेटफॉर्मिन, लेकिन जब भी करेगा तो उसके साथ में आरबीसी काउंट कम हो जाएंगे। किस केस में क्यों होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ में कम होगा, ग्लूकोज कम जाएगा तो सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, ऑक्सीजन का फ्लो क्या होता है वहां पर कम रहेगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो कम रहता है उस कंडीशन में वहां पर मेटफॉर्मिन क्या कर देती है, वहां पर लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है। और जहां जहां पर लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होगा, जहां जहां पर डिपॉजिट होगा, वहीं पर क्या हो जाता है, हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है। सीवियर जॉइंट पेन, हेडेक, चेस्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। किसमें, मेटफॉर्मिन के केस में। तो कौन सी मेडिसिन हम लोग यहाँ पर नहीं देंगे बच्चों, मेटफॉर्मिन यहाँ पर हम लोग नहीं देंगे। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हमने ऐसी मेडिसिन भी यूज की थी जो क्या है, ऐसे लोग जिनको शुगर तो है लेकिन बॉडी वेट बहुत ही क्या है, कम है, तो वहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया था, सल्फोनाइल यूरिया। क्या यूज किया था बच्चों वहां पर, सल्फोनाइल यूरिया वहां पर हम लोगों ने मोस्टली यूज किया था। पहला आता है ग्लिन बेनक्लेनाइड,
दूसरा ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड, और थर्ड वन क्या आता है बच्चों, ग्लिमिप्राइड। ये मेडिसिन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अमेरिल के नाम से ये हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। किस नाम से अवेलेबल होती है ये? अमेरिल के नाम से ये अवेलेबल होती है। ध्यान से देखना, जो ये ग्लिपिजाइड है इसकी डोज 2.5 mg से लेकर के 10 mg वंस अ डे, इतना हम लोग करते हैं। या फिर इसको डिवाइडेड डोज में हम लोग कितना कर सकते हैं, डिवाइडेड डोज में बीडी दिन में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी डॉक्टर ने बोला कि 5 mg आप लोगों को दिन में लेना है, या तो आप लोग उसको सिंगल डोज में दो, 5 mg डायरेक्ट दे दो। अगर डिवाइडेड डोज में देना है तो बीडी मतलब 2.5 और 2.5 mg आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर देना पड़ेगा। ऐसे ही ग्लिमिप्रामाइड की डोज कितनी आती है, 1 mg, 2 mg और 4 mg। ये इसकी डोज अवेलेबल होती हैं। ओरल इसका रूट होगा, क्योंकि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है बच्चों, इसको कब दिया जाता है, व्हेन शुड बी गिवन, कब देना चाहिए, विद फूड, हमेशा कब देना चाहिए, विद फूड। और मेनली कब देना चाहिए, एट लंच टाइम, एट लंच टाइम या ड्यूरिंग लंच टाइम आप लोगों को ये देना चाहिए। आजकल क्या किया जाता है, मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एवरी पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस। सभी पेशेंट्स में हम लोग मेटफॉर्मिन को यूज करेंगे, लेकिन अगर मेटफॉर्मिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके साथ में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या आ जाती है, अमेरिल आ जाती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं, इफ एलोन metformin is not effective, अगर मेटफॉर्मिन अभी इफेक्टिव नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, गिव अमेरिल विद कॉम्बिनेशन, विद कॉम्बिनेशन। ये नहीं है कि आप लोग दोनों टैबलेट एक साथ दे दो, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन को हम लोग मॉर्निंग इवनिंग देते हैं विद फूड और बिफोर फूड और इन बिटवीन ऑफ फूड। लेकिन जो लंच टाइम होगा बच्चों, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेरिल को दे सकते हैं। मैं यहां पर डोज डिवाइडेंट की बात करता हूं। जो ओल्ड एज होती है बच्चों, ओल्ड एज में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क क्या हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और जो हमारी सल्फोनाइल यूरिया है ये क्या करती है, कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहां पर ओल्ड एज में हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क ज्यादा हैं, तो अमेरिल का डोज यहां पर क्या किया जाएगा, अमेरिल डोज शुड बी मिनिमाइज्ड, मतलब कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। तो यहां पर जो हम लोग ओल्ड एज में बात करते हैं अमेरिल की या ग्लिमिप्रामाइड की, सॉरी ग्लिमिप्राइड की बात करते हैं, तो यहां पर इनिशियल डोज कितनी रहती है, जो स्टार्टिंग का डोज होगा वो कितना होता है बच्चों, 0.5 mg रहता है। कितना mg रहेगा, 0.5 mg हम लोग यहाँ पर कितना कर सकते हैं, उस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अब जो सल्फोनाइल यूरिया है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, सल्फोनाइल यूरिया को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी सी। कौन सी ड्रग्स में रखा गया है इनको, देखो हमारे पास 4 तरह की ड्रग्स होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। लेकिन उनमें से कैटेगरी सी में कौन सी रखी गई है, सल्फोनाइल यूरिया। कैटेगरी सी में तो सल्फोनाइल यूरिया को रखा गया है, और कैटेगरी बी में किसको रखा गया है प्यारे बच्चों, वहां पर रखा गया है ब्यूगोनाइट्स को। किसको रखा गया है, ब्यूगोनाइट्स को वहां पर रखा गया है। ठीक है, यह आप लोग स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, अगर इतना हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, तो यहां पर देखो बच्चों कि क्या क्या आता है हमें। तो मोस्ट कॉमन क्या आता है,
अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, सॉरी माफ करना ये नहीं आता, डिक्रीज ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया में डायरेक्ट इसको बोल सकता हूं। ये क्या आता है, इसका मोस्ट कॉमन होता है साइन। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। थर्ड वन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं हेडेक, डिजीनेस, ये इस तरीके के हम लोगों को क्या दिखाई देंगे यहाँ पर साइड इफेक्ट सल्फोनाइल यूरिया के हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों से बात करता हूं न्यूअर एंटी डायबिटिक ड्रग्स, न्यूअर एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये भी कैसे होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ही होते हैं। हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट के बारे में, ठीक है। हमने एक पढ़ा है इसमें ब्यूगोनाइट्स, किसके बारे में पढ़ा बच्चों, ब्यूगोनाइट्स के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सल्फोनाइल यूरिया के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, सल्फोनाइल यूरिया के बारे में। तीसरा अब हम पढ़ते हैं न्यू ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, न्यू ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। तो यहां पर कौन सी आती हैं बच्चों, पहली आती हैं ग्लिप्टिन। क्या आती हैं बच्चों, सबसे पहले ग्लिप्टिन्स आती हैं। दूसरी आती हैं ग्लिफ्लोजिन, क्या आती हैं, ग्लिफ्लोजिन्स यहां पर आती हैं। तो देखो ग्लिप्टिन्स और ग्लिफ्लोजिन्स के एग्जांपल्स आप लोग देखो अब यहां पर क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है सेक्साग्लिप्टिन, दूसरा आता है सीटाग्लिप्टिन, थर्ड वन आता है विल्डाग्लिप्टिन। कहीं पर विल्ट्रा लिखा हुआ, कहीं पर विल्डा, लेकिन विल्डा ज्यादा सही है। ग्लिफ्लोजिन, यहां पर क्या आता है, कैनाग्लिफ्लोजिन, दूसरा आता है डैपाग्लिफ्लोजिन, और थर्ड वन आता है बच्चों एम्पाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये तीन मेडिसिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं बच्चों, ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास मैग्लिटिनाइड्स, क्या आता है, पहले इसको देखते हैं हम लोग। जो ग्लिप्टिन है बच्चों, ये क्या कोज करते हैं, मोस्ट कॉमन रिस्की साइड इफेक्ट कौन सा आता है, पैनक्रिएटिक कैंसर। क्या होता है बच्चों, मोस्ट हमारा क्या होता है, पैनक्रिएटिक कैंसर होता है। जो गैनाग्लिफ्लोजिन और डैपाग्लिफ्लोजिन है या एम्पाग्लिफ्लोजिन है, ये क्या करता है बच्चों, लेस रिस्क ऑफ, जो ग्लिफ्लोजिन इनका क्या होता है, लेस रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहां पर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है इनकी वजह से, तो हम लोग इनको किसके साथ यूज कर सकते हैं, इज यूज विद मेटफॉर्मिन। किसके साथ में यूज करते हैं बच्चों, मेटफॉर्मिन के साथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो क्लासिफिकेशन और आती हैं बच्चों, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर और मैग्लिटिनाइड्स। पहले कौन सी क्लासिफिकेशन आती है,
इसका मोस्ट कॉमन रिस्क साइड इफेक्ट क्या था? पैनक्रियाटिक कैंसर था। पहला कौन सा आता है हमारे पास? दो टाइप हो गए थर्ड के। इसका थर्ड टाइप आता है अल्फा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है? मैक्लिटिनाइड। मैक्लिटिनाइड हमारे पास क्या आता है? ग्रुप आता है। यह आप लोग याद रखना। मैक्लिटिनाइड में क्या आता है? रैपा मैक्लिटिनाइड, और नेक्स्ट वन क्या आता है? नेटा मैक्लिटिनाइड। मेटा मैक्लिटिनाइड, सॉरी नेटा है, मेटा नहीं है, नेटा मैक्लिटिनाइड। ये दो मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थोड़े से टिपिकल से नाम है, इनको हम अपने इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो इनहिबिटर होता है, यहाँ पर हम लोग दो मेडिसिन को यूज़ करते हैं मोस्टली। एक तो मिग्लिटोल और दूसरा हम लोग मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं कई बार अकारबोज। ये हम लोग क्या करते हैं? इनको दो को यूज़ करते हैं। देखो जो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है? इनहिबिट जीआई एंजाइम्स। क्या करता है बच्चों? जीआई एंजाइम्स को क्या करता है? इनहिबिट करता है। विच इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन। ऐसे एंजाइम्स को क्या कर देगा? ये इनहिबिट कर देगा उनको, जो इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करते हैं बच्चों? इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब उनको इनहिबिट कर देगा तो यहां से क्या हो जाएगा? इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज। इंसुलिन सिक्रीशन क्या हो जाता है बच्चों? यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैक्लिटिनाइड में रैपा मैक्लिटिनाइड, नेटा मैक्लिटिनाइड, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहां पर क्या आता है बच्चों? एक ने तो जीआई एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और ये क्या कर देगा? स्टिमुलेट बीटा सेल्स। क्या करता है बच्चों? स्टिमुलेट बीटा सेल्स। जो बची हुई बीटा सेल्स होती हैं वहां पर क्या कर देगा? ये उस बीटा सेल्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। जहां से मैं क्या बोल सकता हूं? स्टिमुलेट बीटा सेल्स, जहां से जो इंसुलिन होगा उसका रिलीज क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा होना स्टार्ट, सॉरी सिक्रीशन, रिलीज नहीं सिक्रीशन। इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने, एक टाइप से बोलूं तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, लेकिन अगर इनको मिला करके बोलूं तो 6 कैटेगरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली आती है बिग्वेनाइड्स, दूसरी सल्फोनाइल यूरिया, तीसरी न्यू ओरल एंटीबायोटिक मेडिकेशंस जो हैं, या हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो है वहां पर ग्लिप्टिन्स, ग्लिफ्लोजिन्स, तीसरा तीसरा क्या आता है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। लास्ट वन कौन सा आता है? मैक्लिटिनाइड। लास्ट वन कौन सा आता है? मैक्लिटिनाइड। अल्फा ग्लूकोसाइडेज में क्या आता है? मिग्लिटोल और अकारबोज आता है। और इसमें क्या आता है बच्चों? मैक्लिटिनाइड में सबसे पहले आता है हमारा नेटा मैक्लिटिनाइड और दूसरा कौन सा आता है हमारे पास? रैपा मैक्लिटिनाइड। ये तो क्या करता है? जो मैक्लिटिनाइड है ये तो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे पैनक्रियाज में, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ब्लड शुगर क्या हो जाएगी? वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट वन अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो हमारे अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम था इनहिबिटर जो हम लोग करते थे, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है ये, मिग्लिटोल और अकारबोज। ये क्या करते हैं? जीआई एंजाइम होते हैं, उनको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। और किन को इनहिबिट करते हैं? जो पैनक्रियाटिक
सेल्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हमारे हुए थे। तो अगर मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोलता हूं कि ड्रग ऑफ चॉइस इन DKA, आंसर करना ह्यूमन रेगुलर। क्या आंसर करोगे बच्चों, ह्यूमन रेगुलर। ड्रग ऑफ चॉइस इन डिलीवरी ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट लेडी विद DM, विद DM। तो आप लोग तब भी क्या दोगे, ह्यूमन रेगुलर, इंसुलिन। ओबीज पेशेंट में क्या देते हो, ओबीज पेशेंट में मेटफॉर्मिन। वीक सॉरी बॉडी वेट अगर किसी का लेस है, बॉडी वेट इज लेस, वहां पर क्या देते हो, सल्फोनाइल यूरिया। क्या दोगे बच्चों, सल्फोनाइल यूरिया आप लोग दोगे। ऑल ओवर ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ DM2, तो हमेशा आंसर करना मेटफॉर्मिन प्लस सीटाग्लिप्टिन, प्लस सीटाग्लिप्टिन। ये आप लोग याद रखना। ओके बच्चों, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के बारे में हम लोग हमारा डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।